हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था बिहार दरोगा के लिए, उसका आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुक का 7वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे और इससे पहले हम लोग इस बुक का 6 प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इस 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस 6 वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया गया है मार्केट में, उसका भी 6 प्रैक्टिस सेट पूरा करा दिया गया है। और अगर आप लोगों को उसका भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का टोटल 100 क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे जो द्रौपदी रथ मंदिर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इसमें कह रहा है कि चित्तौर का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, चित्तौर का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था किसने। तो सही हो जाएगा, देखिए ये राणा कुंभा के द्वारा जो है चित्तौर के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। राणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौर के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1448 ईस्वी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1448 ईस्वी में चित्तौर के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 3 दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। किस मध्ययुगीन सुल्तान को? तो वह सुल्तान है, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो यहाँ पे है, कह रहा है इसमें कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। सही आंसर है इसका देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो यह किया गया था शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा? शंकर देव के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर। अकबर जो है, अकबर ने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। और 1575 ईस्वी में अकबर ने मुद्रा सुधार किया और सिराज के ख्वाजा अबुल समद को दिल्ली की टकसाल का अधिकारी बना था, ये भी याद रखिएगा। और इसने सोने, चांदी और तांबे के अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर के विरुद्ध। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ निर्माता दिया हुआ है और दूसरे तरफ स्मारक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बाबर जो है जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जो है जहांगीरी महल, और उसके बाद जहांगीर जो है यहाँ के अकबर के मकबरों को पूर्ण करवाना।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, असद खान। असद खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, असद खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो देखिए यह स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, और जबकि डच ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1616 ईस्वी में खोली तथा 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसमें कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे। कब्र स्थित है कहाँ पे, तो यह स्थित है गाजीपुर में। कहाँ पे स्थित है, गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर में। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए लॉर्ड वेलेजली के काल में। लॉर्ड वेलेजली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब 15 नंबर क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। उदारवादियों से जुड़ा नहीं था तो वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। कांग्रेस की आलोचना करती थी। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, केसरी। ठीक है, केसरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो इसमें से देखिए यहाँ पे गोविंद महादेव रनाडे जो है थियोसोफिकल सोसाइटी, या यहाँ पे सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। महादेव गोविंद रनाडे के सहयोग से जो है महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा, तो यह मैडम ब्लडवस्की के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में इसका मुख्यालय मद्रास में था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बार सही हो जाएगा इसका देखिए त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 ईस्वी में, उसी में वह दूसरे बार जो है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। सही आंसर है इसका देखिए ये जो लाहौर का हुआ था 1929 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, इसी में जो है कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें कह रहा है कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है। किस परिसर में स्थित है, तो यह स्थित है आगा खां पैलेस पूना में। आगा खां पैलेस पूना में कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि कोरी क्रिक स्थित है। कोरी क्रिक स्थित है कहाँ पे, सही हो जाएगा इसका देखिए यह कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रिक कहाँ स्थित है, तो यह कच्छ के रण में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला देख लीजिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा मांडव पहाड़ियां, जो यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, यह यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि मांडव पहाड़ियां जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। यह महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिए यह कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ पे। बाघ आवास पाया जाता है कहाँ पे, तो यह पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 27 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें नागार्जुन सागर स्थित है किस नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है स्थित है कहाँ पर, तो यह स्थित है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो देखिए 28 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 एवं 4। देखिए गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ। सही आंसर है इसका, देखिए यह स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है, और यह कावेरी नदी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। बंदरगाह नगर है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए काकीनाडा। देखिए ये काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सौर शक्ति। देखिए सौर शक्ति जो है नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में कि सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो देखिए 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 यानी कि गार्डन रिज जो है यह पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये शिपयार्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, ये शिपयार्ड गार्डन रिज शिपयार्ड जो है यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद बी में बी का 1 हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है यह कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद सी का 2 दिया हुआ, यानी मजगांव डॉक्स जो है यह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे डी का 3 हो जाएगा, यानी कोचिन शिपयार्ड जो है यह कहाँ पे है, केरल में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए इसमें कह रहा है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है किस राज्य में, तो यह हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला जो है निम्न श्रेणी का कोयला है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स वो 30 से 40% की होती है, 30 से 40% कोयला इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे पैटागोनियन मरुस्थल। पैटागोनियन मरुस्थल जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये बैकाल झील जो है, बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरी झील है, और इसकी जो गहराई है वो है 4700 फीट फ्रेंड्स। कितना है, 4700 फीट इसकी जो है गहराई है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे, तो यह अवस्थित है यूएसए यानी कि अमेरिका में। ठीक है, अगला देखिए विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका मैक्सिको। मैक्सिको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। 2 और 4, 2 में है एटना और 4 में है वेसुवियस। तो देखिए एटना और वेसुवियस जो है यह क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है,
कह रहा है इस क्वेश्चन में कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। साबुन के बुलबुले का जो आंतरिक दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है कि एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे में अधिक चमकदार है, एक दूसरे से अधिक चमकदार है, तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, उच्चतर अवरोधक है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में, मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 पर कितना 940, ठीक है, ये 1000 जो है पुरुष हो जाएगा और 940 जो है स्त्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित राज्यों में उनके बालकों के लिंग अनुपात अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अवरोही क्रम में जो इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर में हो जाएगा यानी कि मिजोरम, 2 में हो जाएगा मेघालय, 4 में हो जाएगा पंजाब और 3 में क्या हो जाएगा हरियाणा सबसे लास्ट में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सही हो जाएगा इसका जीवी मावलंकर, ये जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, वर्णित की जा सकती है, तो सही हो जाएगा इसका एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है किस रूप में, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे 45 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है, किस राज्य में। तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब में, पंजाब जो है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो यह आरंभ हुआ था, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को आरंभ हुआ था, ठीक है। और इसका आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा करना था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता क्या थी। तो सही आंसर है इसका देखिए कृषि का विकास। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वह थी कृषि का विकास, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1951 से लेके 1956, 1951 से लेके 56, ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है किस राज्य से। तो यह प्राप्त होता है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत में चावल का अधिक उत्पादक किस स्टेट में यानी किस राज्य में होता है। तो यह होता है पंजाब में। ऑप्शन के हिसाब से जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से पंजाब में जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर, और देखिए इसमें है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए। भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए। तो यह किया जाता है 5 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। कौन सा अनुच्छेद है वो, तो वह है अनुच्छेद 280, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या यदि आवश्यक हो तो इसके पूर्व वित्त आयोग का गठन करेंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे शिक्षा के विस्तार हेतु, किसके हेतु, शिक्षा के विस्तार हेतु। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, सही है इसका देखिए, जो बैंक दरों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है, बैंक द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 53 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण नहीं है? सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा। तांबा जो है यह जल प्रदूषण का कारक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 54 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना करी थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो गैस है वह मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 56 जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है इसमें सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 38 से 40%। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो वह होती है 38 से 40%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 57 नंबर में कह रहा है कि कौन से देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? कौन सा देश? तो वह देश हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। अगला देखेंगे यहाँ पे 58 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देख लिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो यह अवस्थित है, याद रखिएगा, नागपुर में। कहाँ पे अवस्थित है? नागपुर में यह अवस्थित है। अगला देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में? तो वह हो जाएगा राजस्थान में। देखिए राजस्थान में जो है तांबा का सबसे अधिक भंडार है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह बैठक हुई थी, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे 64 नंबर, और देखिए इसमें क्या रहा है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश है संविधान के किस भाग में? तो वो हो जाएगा संविधान के भाग 4 के क में। संविधान के भाग 4 के क में जो है यह भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स 65 नंबर, और देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 65 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है यह व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 जो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो यह चुने जाते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन जो है अब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है
कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 69 नंबर, और देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें भारतीय संसद में सम्मिलित है, भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो देखिए यह हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो है भारतीय संसद में सम्मिलित है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 79 है उसमें भारतीय संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद है, याद रखिएगा 79, ठीक है। और जिसके अनुसार भारतीय संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम जो है दोनों सदनों का वह है राज्यसभा और लोकसभा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, इनमें से सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के तहत जो अनुच्छेद 63 है उसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और संविधान में जो उपराष्ट्रपति है संबंधित है प्रावधान यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो वह है बजट। देखिए बजट जो है, बजट यह भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि सभी चारों के चारों, सभी चारों जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी चारों जो यहाँ पे दिया हुआ है, सभी चारों जो दिया हुआ है यहाँ पे कि एक में है कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये भी सही है। 2 में प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की केवल एक निर्वाचन सूची होगी, ये भी सही है। 3 में है कि धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। और 4 में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों के चारों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 73 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर ये भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये सब के सब जो है पूर्व में किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए एक तरफ जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका विषय वस्तु दिया हुआ है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये अनुच्छेद 164 जो यहाँ पे सामने दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान में राज्यसभा को 2 एकांतिक शक्तियां प्राप्त है। प्रथम है कि अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित, और द्वितीय अनुच्छेद है 249 के अधीन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का संसद की शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है 74 में सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 76 नंबर जो दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है, पंचायती राज संस्था नहीं है। सही हो जाएगा इसका। देखिए नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्था यहाँ पे नहीं है। अगला देखेंगे 77 नंबर, और देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए यहाँ पे 78 नंबर, और देखिए इसमें है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे भारी पानी। देखिए भारी पानी का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 79 नंबर, और देखिए इसमें है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है।
सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण। सही आंसर है इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 जो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 81 में कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसे मापने में। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने में। डेसिबल जो है यह ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है। वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा यह नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। ठीक है, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम जो है यह नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 83 नंबर, और देखिए 83 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है 83 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। लाल यहाँ पे जो देखिए लाल प्रकाश जो होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का प्रयोग जो है खतरे के संकेत के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 84 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 85 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा रसायन, तो वह रसायन हो जाएगा यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो है वह फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, और देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 87 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 87 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका कि प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर की ओर। ठीक है, सूर्य से दूर की ओर। 89 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निफेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधों कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें है कि अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है अधपके फल से। कहाँ से प्राप्त होता है, अधपके फल से जो है यह प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। सही आंसर है इसका देखिए पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू जो है यह विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे चमगादड़। देखिए चमगादड़ जो है यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ जो है यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो यह होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देख लीजिए 94 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो इंसुलिन दिया हुआ है यह पादप हार्मोन नहीं है। बाकी देखिए ये साइटोकैनिन हो गया, इथिलीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब के सब जो है पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा जो है स्त्रावित एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। किसके प्रयोग से, तो वह हो जाएगा देखिए अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा जो है आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था।
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने, आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 97 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, इसमें है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, मुबारिज खान। ठीक है, मुबारिज खान जो है सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था। अगला देखेंगे यहाँ पे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने, तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे 98 में दिया हुआ है, और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 98 का वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए मीर कासिम। मीर कासिम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार से अलग कर ओडिशा को नया प्रांत कब बनाया गया था। नया प्रांत कब बनाया गया था, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1936 ईस्वी में फ्रेंड्स। 1936 ईस्वी में जो है बिहार से अलग कर ओडिशा को नया प्रांत बनाया गया था, याद रखिएगा 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, आज उसका 7वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसका 6 प्रैक्टिस सेट जो है पहले कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को वहां से फ्री में मिल जाएगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।